हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, सबसे पहले मैं देश के जो पारामिलिट्री फोर्स हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्स मेंबर को सैल्यूट करता हूं, जय हिंद कहता हूं। दोस्तों, जिस लगन और तत्परता के साथ आप देश की सेवा में जुटे रहते हैं, इसके लिए आप डेफिनेटली पूजनीय हैं। दोस्तों, मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली जुरिडिक्शन पे बना रहा हूँ, क्योंकि पारामिलिट्री फोर्स के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है जुरिडिक्शन को लेके, कि मैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के लेके कि मुझे केस कहाँ फाइल करनी है, दिल्ली फाइल करनी है, कलकत्ता करनी है, कोई मान लो पोस्टिंग है नागपुर में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, अलग अलग डिफरेंट जगह पे पोस्टेड हैं और उनका डिफरेंट इशू वहाँ पे जनरेट होती है। तो उस कारण उनको कन्फ्यूजन होती है कि भैया मुझे डालना कहाँ है। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जुरिडिक्शन की वीडियो का ये पार्ट 3 है। मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये 3rd पार्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की जहाँ तक बात आती है, उसमें 2 बात आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो मैं एक इशू और बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं किस कोर्ट में डालूँ, और दूसरा इशू होती है कि मैं कहाँ डालूँ। पहला कोर्ट, दूसरा प्लेस। मेरा कहने का है दोस्तों कि कोर्ट का बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत ऐसे क्लाइंट को मैंने देखे हैं जो कि वो कैट में डाल देते हैं। भैया कैट में तो आप जा ही नहीं सकते हो। कैट में जो पारामिलिट्री फोर्स के जो होते हैं इशू, वो आपके लिए स्पेशली बना हुआ है रिट, जो कि हाई कोर्ट का पावर है। आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट के लिए बना हुआ है। कैट में वही लोग जाएंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कैट में नहीं जाएंगे। कैट में पारामिलिट्री फोर्स के भी मेंबर जाएंगे, लेकिन वो सिविलियन पोस्ट के जो हैं, सिविलियन पोस्ट के बार्बर है, कारपेंटर है, या जो भी सिविलियन काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के काम जो करते हैं वो लोग कैट में जा सकते हैं। लेकिन रीट में आर्टिकल 226 में आपको जो पारामिलिट्री फोर्स मेंबर हैं उनको आपको आर्टिकल 226 में ही रीट पिटीशन डालना पड़ेगा। हाई कोर्ट के स्पेशल पावर है। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 दोनों रीट होते हैं, लेकिन आर्टिकल 226 का जो पावर है वो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के भी आर्टिकल 32 का पावर से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 सिर्फ होती है कि फंडामेंटल राइट्स का जहाँ वायलेशन होगी वहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन आर्टिकल 226 का स्कोप बहुत ही ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर लीगल राइट्स का भी जहां वायलेशन होती है, इसके लिए भी आर्टिकल 226 में आप जाओगे। और इस बात का पहला तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया कि कहाँ पे हाई कोर्ट में या कैट में कहाँ जाना है। दूसरी इशू आ गई कि हमको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ होगा, कहाँ डालूं। दोस्तों, बहुत सारे जजमेंट इस पे आए। इसमें 2 बात आपको ध्यान में रखनी है। पहला, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या? आपका चाहे होल कॉज ऑफ एक्शन हो या पार्ट कॉज ऑफ एक्शन हो, होल और पार्ट में भी आपका ये जानना है कि जैसे पार्लियामेंट्री फोर्सेज का बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली। सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड में दिल्ली में है आपका। अगर वहाँ आपने कोई कम्युनिकेशन किया है, पहले आपने डीआईजी आईजी को आपने रिवीजन डाले, अपील डाले, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर आपने डीजी को कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेशन कर लिया, भले आप पोस्टेड कहाँ पर हो, हैदराबाद में, आप महाराष्ट्र में हो, लेकिन आपने डीजी, आपका हेड ऑफिस जो कि दिल्ली में है, आपका यूनियन ऑफ इंडिया आपका दिल्ली में है, और आपने डीजी के साथ कम्युनिकेशन किया है। अगर डीजी के साथ कम्युनिकेशन किया है, डेट मीन्स पार्ट कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। पार्ट कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गई तो आपकी फर्स्ट होती है दिल्ली, आपकी जुरिडिक्शन बनेगी। दूसरा, इसमें पार्ट कॉज ऑफ एक्शन में ये भी बात होती है कि देखो, इसमें आपका हेड ऑफिस तो दिल्ली हो गया, पहला तो जुरिडिक्शन बनना ही है यहाँ, लेकिन जब पार्ट ऑफ एक्शन या होल कॉज ऑफ एक्शन जो होता है, इस बात के लिए जो जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट आए हैं, जिसमें 1-2 जजमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कुसुम इग्नोर एलवाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जजमेंट थी 2004 की। इसमें भी बोला गया था कि कॉज ऑफ एक्शन की बात किया गया था, जहाँ पे पार्ट कॉज ऑफ एक्शन हो या होल कॉज ऑफ एक्शन हो, इस जजमेंट में बहुत अच्छे से व्याख्या किया गया था। दूसरी जजमेंट जो आई थी आपका एल्केमिस्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, तो इसमें भी इन्होंने बोला गया था कि इसमें पार्ट ऑफ एक्शन
कम्युनिकेशन हुआ कॉज ऑफ एक्शन में पार्ट या होल, मतलब पार्ट कॉज ऑफ एक्शन को बेसिस पकड़ के उन्होंने बोला कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बनेगा। और जहाँ पे भी पार्ट कॉज ऑफ एक्शन, मान लो दिल्ली का आपने पार्ट ऑफ एक्शन एराइज हुआ है, वहाँ पे आपने कम्युनिकेट कर दिया, तो उस विद इन दैट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आप वहाँ केस फाइल कर सकते हो। इसका थर्ड जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, न्यू इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 के ये जजमेंट थी। इसमें भी ये बोला गया था कि कॉज ऑफ एक्शन का बेसिस पे दिया गया था, लेकिन सिर्फ उसने कॉज ऑफ एक्शन का पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया था। इसके बाद जो एक लैंडमार्क जजमेंट आई, जो 5 बेंच के जज ने ये जजमेंट दिया था, स्टर्लिंग एग्रो लिमिटेड 2011 का ये जजमेंट है, जिसमें बताया गया कि नहीं, जिसमें अगर आपका पार्ट कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज हो गया, आपने डीजी के साथ कम्युनिकेशन कर दिया और यहाँ किसी भी तरह से आपने पहले रिक्वेस्ट डाला, रिवीजन डाला, होने के बाद आपने एक एप्लीकेशन डीजी को भेज दिया, यूनियन ऑफ इंडिया को भेज दिया, उसके बाद आपने एक मान लो नोटिस भेज दिया, नोटिस के बाद भी नहीं माना, तो आपका डेफिनेटली ये पार्ट कॉज ऑफ एक्शन अरेंज हो गया। उस कंडीशन में आप जुरिडिक्शन के बेसिस पे, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बेसिस पे दिल्ली आप डालेंगे। और टर्मिनेशन के केस में बहुत सारे लोग को मैंने पिछले मेरे 2 वीडियो हैं, उसको भी आप देख लेंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कॉज ऑफ एक्शन इज ए वेरी क्रूशियल पार्ट। इसमें दोनों पार्ट को आपको ध्यान में रखना है, होल कॉज ऑफ एक्शन और पार्ट कॉज ऑफ एक्शन। अकॉर्डिंगली जो भी जुरिडिक्शन जो अराइज होगा उसके हिसाब से आपको केस फाइल करनी है। इसके लिए आपने इस तरह से मेरे वीडियो को आप